2026 में अब तक कई ऐसे पॉडकास्ट हो गए हैं जिसमें भविष्यवाणियां कर दी गई हैं, लेकिन मुझे लगता है शुरुआत पॉजिटिविटी से करनी चाहिए। 100% है ना। तो सबसे बड़ा जो लोगों के बीच में समस्या होती है वो होता है पैसे की। मैं बहुत बड़ा उपाय आज एक बता करके जा रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में, जो शायद मैंने कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया। एक्सक्लूसिव। कितना भी आप जो है हाथ पर 4 और 2 लिख लेना, धनवर्षा नहीं होगी। तेज पत्ते पर 4 और 6 लिख करके ग्रीन कलर से जला लेना, कोई धनवर्षा नहीं होगी। कपूर जेब में रख लेना, 2 इलायची खाकर घर से निकलना, कोई धनवर्षा नहीं होगी। ये सब आडंबर है, बेवकूफ बनाने के तरीके। बहुत बड़ी कर्जे की समस्या हो, कोई रास्ता ना मिल रहा हो, खूब मेहनत करने के बाद भी पैसा ना रहा हो, मैं गारंटी से कहता हूं केवल 11 दिन। अच्छा। आप देखिए 11 दिन में आपके रास्ते खुलेंगे। थोड़ी सी सेविंग सब लोग अभी से शुरू कर दो। 2026 में क्राइसिस आएंगे, 2026 में नौकरियां जाएंगी, 2026 में बिजनेस डूबेंगे। अभी से एक इमरजेंसी फंड तैयार कर लो। रोज 1-2 गायों को 1-2 किलो सब्जी खिलाना शुरू कर दो। 50 दिन भी अगर आपने कर लिया ना, तो आप महसूस करेंगे, अपने भाग्य को पलटता हुआ देखेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप तमन्ना टॉकीज पे एक्सक्लूसिव प्रेडिक्शन कीजिए। 2026 में भूकंप तो आएंगे, विनाशकारी भूकंप आप दुनिया में 2026 में देखेंगे, लेकिन मुझे डर है उस भूकंप का केंद्र कोई जल स्थल या कोई समुद्र ना हो, कहीं कोई सुनामी जैसी घटना ना हो जाए। प्रभु ना करे, मां सरस्वती करे मेरी वाणी में कोई दोष आ जाए और मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाए, लेकिन ऐसा होता हो मुझे दिख नहीं रहा है। 12 जुलाई से 15 अगस्त, ये डेट नोट कर लीजिएगा सब दर्शक, ये बहुत खराब समय रहेगा। इस समय पर आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है, इसमें कोई दो मत 1% भी नहीं होंगे। एक्सक्लूसिव रेमेडीज एक महा उपाय में देकर के जा रहा हूं। नया साल आ रहा है, जिसने करा पूरा वर्ष कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और 2026 को लेकर कितने पॉडकास्ट देख लिया आपने? 2026 में क्या होने वाला है? 2026 में फ्लाइट की टिकट मत करवाइएगा क्योंकि एरोप्लेन क्रैश होने वाला है। 2026 में ये होगा, वो होगा, बहुत सारा खतरा है। लेकिन क्या किसी ने आपको ये बताया कि 2026 में जो लंबी चली आ रही समस्याएं आपके साथ हैं, उनसे निजात कैसे पाना है? जी हाँ, प्रॉपर्टी की समस्या, संतान की समस्या, दंपति जीवन की समस्या, पैसे की समस्या, नौकरी की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, इन तमाम समस्याओं का हल क्या है? इन तमाम समस्याओं का हल आपको 2026 में मिलेगा और यकीनन मिलेगा। बस कुछ रेमेडीज करनी है, बहुत आसान रेमेडीज हैं। और मेरे साथ जो शख्स आज मौजूद हैं वो जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं और उन्होंने कई ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो 2025 में सच होती नजर आ रही हैं। जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट, जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसकी भविष्यवाणी उन्होंने की थी। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हुई हैं, जैसे एरोप्लेन क्रैश हुआ, उसकी भविष्यवाणी उन्होंने की थी। जो हमने गोल्ड में उतार चढ़ाव देखा, उसकी भविष्यवाणी उन्होंने की थी। मतलब तमाम चीज़ें जो हुई हैं 2025 में घटित हुई हैं, उसकी भविष्यवाणी अंकित त्यागी जी ने की थी। और आज अंकित त्यागी जी ही मेरे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत आभार और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। आज जैसे कि मैंने शुरुआत की, आपकी भविष्यवाणी 2025 में तो सटीक साबित हुई। 2026 में अब तक कई ऐसे पॉडकास्ट हो गए हैं जिसमें भविष्यवाणियां कर दी गई हैं। लेकिन मैं चाहती थी कि भाई मेरे फॉलोअर्स या फिर जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको समस्याओं से निजात मिल जाए इस 2026 में। 100% ज्योतिष का कार्य ही यही है। ज्योतिष का कार्य ही है। मैं आपसे एक्सक्लूसिव भविष्यवाणी तो पूछूंगी, बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है शुरुआत पॉजिटिविटी से करनी चाहिए। 100%, है ना। तो सबसे बड़ा जो लोगों के बीच में समस्या होती है वो होता है पैसे की, कि भाई पैसा कैसा बनाए। जैसे मेरी भी यही समस्या है कि मैं पैसा कैसे बनाऊं। मेहनत तो कर रही हूँ लेकिन भाई उसका फल नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो 2026 क्या मेहनत करने वालों के लिए अच्छा साबित होगा? देखिए तमन्ना जी, मैं सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि 2026 में जो भी पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं, हमारे भी सुने, बहुत सारे पॉडकास्ट मेरे कम से कम 20 शूट 2026 के ऊपर हो चुके हैं, तो सब लोगों ने सब कुछ सुना है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, ज्योतिष का कार्य आपको डराना है ही नहीं। अगर कोई ज्योतिष आपको डरा रहा है, कोई बाबा, कोई तांत्रिक आपको डरा रहा है, तो वो नहीं है ज्योतिष, ये समझ लीजिए। ज्योतिष का कार्य आपको एक रास्ता दिखाना है, उस रास्ते पर चलना आपको पड़ेगा और आप निश्चित रूप से अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। लाखों लोगों ने निजात पाई है।
ये मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ और मैं बाकायदा एक सबूत के साथ बोलता हूँ। मेरे पास कितने सारे लोगों की ऐसी कुंडली, कितना सारा डेटा अवेलेबल है। आइए मैं दिखाता हूँ जिन लोगों के कर्जे उतरे हैं, जिन लोगों की समस्या सही में हल हुई है। मैं बहुत बड़ा उपाय आज एक बता करके जा रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में, जो शायद मैंने कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया। एक्सक्लूसिव। बिल्कुल। देखिए, अगर आपको कर्जे ने बहुत ज्यादा घेर रखा है, कोई रास्ता आपके पास नजर नहीं आ रहा, बहुत मेहनत करें। दो तरह के व्यक्ति होते हैं तमन्ना जी, एक तो मेहनत ही नहीं करना चाहते, तो कहीं से धन वर्षा नहीं होगी। कितना भी आप जो है हाथ पर 4 और 2 लिख लेना, धन वर्षा नहीं होगी। तेज पत्ते पे 4 और 6 लिख करके ग्रीन कलर से जला लेना, कोई धन वर्षा नहीं होगी। कपूर जेब में रख लेना, 2 इलायची खाकर घर से निकलना, कोई धन वर्षा नहीं होगी। ये सब आडंबर है, बेवकूफ बनाने के एक तरीके हैं, बाकी कुछ नहीं है। धन वर्षा होगी तो आपको सात्विक उपाय से। मैं हमेशा बोलता हूं, उपाय वो जो आपको शास्त्रों से जोड़े, उपाय वो जो आपको भगवान से जोड़े। आज बहुत अलग उपाय मैं बता रहा हूं, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। मैं तो कर लूंगी, मैं पैसे के लिए तो कर ही लूंगी। 11 दिन ये उपाय करना है, केवल 11 दिन। अच्छा। आप देखिए 11 दिन में आपके रास्ते खुलेंगे। 100% अभी से कर सकते हैं, किसी भी समय से कर सकते हैं, किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से आप ये उपाय शुरू कर दीजिए। ठीक है। केवल 11 दिन करना है। क्या करना है? भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना है। ठीक है। पहला काम भगवान विष्णु को लगाना है। उस खीर में केसर जरूर डालना है, जरा सा। चीनी न डालें, मिश्री डाल दें तो और बढ़िया होगा। और साथ में उसमें तुलसी का पत्र डालना न भूलें। वाह। ये आप उनको भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बड़ा आसान सा मंत्र है, आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, सबने सुना है। इसका जाप एक माला यानी 108 बार बैठकर करें। 11 दिन कर लो। आपका बहुत बड़ा काम अटक रहा हो, बहुत बड़ी कर्जे की समस्या हो, कोई रास्ता ना मिल रहा हो, खूब मेहनत करने के बाद भी पैसा ना आ रहा हो, मैं गारंटी से कहता हूं 11 दिन में आपको रास्ता मिल जाएगा। बहुत आसान सा उपाय है, बहुत आसान, घर पे बैठ के कर लीजिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और खीर चावल की खीर है ना? बिल्कुल चावल की खीर बना लो, दूध कोई और दिक्कत। चावल से मैं हमेशा कहता हूँ प्रसाद जो होता है ना, प्रसाद क्या है? प्रसाद वो है जिसके अंदर आपका भाव हो। हाँ। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ये पुरानी कहावत है। जी 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 जी। तो हम जब बाहर से कोई प्रसाद खरीद करके लाते हैं तो उसमें भाव नहीं होता। हाँ। जिस व्यक्ति ने वो प्रसाद बनाया उसका भाव क्या था? उसे प्रॉफिट कमाना। लेकिन जब आप खुद घर में प्रसाद बनाते हो तो आपका भाव क्या होता है कि प्रभु मैं आपके लिए प्रसाद बना रहा हूं या बना रही हूं, आपका इसमें जो है जो भी आपकी कृपा हो जाए, आप जाने, आप इसको ग्रहण कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। तो जो भाव उसके अंदर गया उसका सारा खेल है। और देखिए बड़ा आसान सा है, कुछ करना भी नहीं है, भोग लगा के आप खीर खुद भी खा लीजिए। हाँ बिल्कुल, प्रसाद के रूप में सब लोग ग्रहण कीजिए, बिल्कुल प्रसाद के तौर पे खाइए। कुछ ऐसा बड़ा बहुत चीजें नहीं करनी है। और देखिए इनकी खास बात भी यही है कि ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज बताते हैं जिसमें कुछ नहीं जाएगा, कोई आपका पैसा नहीं जाना है। क्योंकि हमें लगता है कि यार पैसा देना पड़ेगा या फिर अपना समय निकालना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। कितना टाइम लगता है खीर बनाने में? बहुत छोटी सी चीज, बहुत छोटी सी चीज है। चलिए ये तो पैसे की बात होगी। अब आपने बोला कि भाई जिनका कर्जा है वो उन लोगों के लिए आपने बताया। कई लोग मैंने देखे हैं जो खर्च बहुत करते हैं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, लेकिन उस खर्चे से बचा भी नहीं जाता। तो कैसे पैसा जो है वो बचा रहे? देखिए कुंडली का विश्लेषण उस केस में जरूरी हो जाता है। मैं हमेशा से कहता हूँ कुंडली का 12वां भाव जो हमारे एक्सपेंसेस का, खर्चे का, मोक्ष का या फालतू के हॉस्पिटलाइजेशन का, इन सब का भाव, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं 12वें भाव से। तो आपका भाग्य का लॉर्ड जो आपके 9th हाउस का लॉर्ड है, अगर वो 12वें भाव में बैठा है, कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ेंगे जीवन में। 10th हाउस का लॉर्ड 12वें में बैठा है, खर्चे बढ़ेंगे। 11th का लॉर्ड 12वें में बैठा है, खर्चे बढ़ेंगे। ये एक परिस्थिति है, बाकी कुंडली को अलग एस्पेक्ट से भी हमें देखना होता है। दूसरे भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में जाकर के बैठा है, खर्चे बढ़ेंगे। दूसरे या 12वें का कोई संबंध यदि बन रहा है तो खर्चे बढ़ेंगे। ये कुंडली की बात हो गई। लेकिन जब तक आप अपनी कुंडली नहीं दिखा रहे, यदि आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं, एक व्यक्ति है जो फिजूल खर्ची है, जिसको खर्चा करना ही करना है, कर्जे लेके भी करना है, तो उसका तो ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हैं, स्पष्ट सी बात है। लेकिन एक व्यक्ति है जो चाहता है उसके खर्चे घटें और वो कुछ सेविंग कर पाए, जो हर आदमी चाहता है। और मैं तो कब से कह रहा हूं तमन्ना जी, ये बात कई पॉडकास्ट में बोल चुका हूं कि 2026 थोड़ी सी सेविंग सब लोग अभी से शुरू कर दो। 2026 में क्राइसिस आएंगे, 2026 में नौकरियां जाएंगी, 2026 में बिजनेस डूबेंगे। अभी से एक इमरजेंसी फंड तैयार कर लो ताकि आपके पास कोई मुसीबत भगवान न करे आए, लेकिन आप अपने परिवार को 4, 6, 8 महीने, 10 महीने बैठ करके खिला सकें। इतना फंड आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मैं कब से कह रहा हूं। तो जिन लोगों को वास्तव में वो फंड इकट्ठा करना है, उनके लिए उपाय बता रहा हूं। महा उपाय है, जिसने करा है उसने अपनी चीजों को पलटते हुए देखा है, महसूस किया है। ये ऐसा उपाय है। ये मैं पेड कंसल्टेशन में बताता हूं, जनरली नहीं बताता। आपके पॉडकास्ट में मैं बता रहा हूं बहुत एक्सक्लूसिवली। बिल्कुल। चलिए क्या करना है आपको, अगर बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, सबसे पहले तो अपने घर में आपको अपने चंद्रमा को मजबूत करना है।
चंद्रमा जब जब खराब होगा तब तब खर्चे बढ़ाएगा, डेफिनेट है। कुंडली छोड़ दो, नहीं देख सकते आप, आम आदमी नहीं देख सकता, उसके लिए मैं उपाय बता रहा हूं कैसे मजबूत करना है। आप रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दो। बहुत साधारण सा उपाय है, आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा, पहला उपाय। दूसरा उपाय, आपको गाय को कुछ ना कुछ रोज खिलाना है। लोग कह रहे हैं ना शुक्र अच्छा कर लो, पैसा आएगा, ये कर लो, वो कर लो। गाय साक्षात शुक्र है। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। ये मैं तो नहीं कह रहा है, तो शास्त्रों में लिखा है। क्या करना है? गाय कौन सी? जो रोड पे घूम रही है, जिनको खाना नहीं मिल रहा। क्या खिलाना है? गाजर खिला दो 1 किलो, आलू खिला दो, पालक खिला दो, मूली शलजम के पत्ते खिला दो, जो सीजन में सस्ता हो वो खिला दो। और बताओ, रोज 1-2 गायों को 1-2 किलो सब्जी खिलाना शुरू कर दो। अगर आपके पास पैसा नहीं बच रहा, मैं गारंटी से दावे के साथ कह करके जा रहा हूं, 50 दिन मैक्सिमम अगर आपने कर लिया, वैसे तो रेगुलर कर लेना तो किस्मत ही पलट जाएगी, किस्मत के कई सारे दोष मिट जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर रेगुलर नहीं करना है तो 50 दिन भी अगर आपने कर लिया ना, तो आप महसूस करेंगे, अपने भाग्य को पलटता हुआ देखेंगे। और आप खुद देखेंगे, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, ये दर्शक देखेंगे। खुद करके देखो कितना प्रबल उपाय है। ये 2 उपाय जिसने कर लिए, गारंटी है कि उसकी सेविंग्स होनी शुरू हो जाती है। उसके एक्स्ट्रा खर्चे, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, हमें खाना खाना है वो हमें करना पड़ेगा। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हम नहीं चाहते, जैसे डॉक्टर को पैसे दे रहे हैं, कोई नहीं चाहता देना, या कहीं कोई इमरजेंसी ऐसी आ गई, कहीं कोई वेस्टेज हो गया, कहीं कोई गाड़ी का बाइक का एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई और ऐसा खर्चा जो हम नहीं करना चाहते, वो रुक जाएंगे, गारंटेड। कई लोग मेरे पास आते हैं, बिजनेस है, खर्चे नहीं कंट्रोल हो रहे। अभी ये 3 दिन पुराना केस बता रहा हूँ, 3-4 दिन हो गए होंगे। एक ट्रांसपोर्टर है, बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर है, नाम नहीं लेता मैं किसी का, सबकी प्राइवेसी का सम्मान करता हूं मैं। तो उनके पास 25 ट्रक थे, 25 से 6 पे आ गए। कैसे आ गए? सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट है, कह रहे खर्चे नहीं रुक रहे। या तो ट्रक कहीं लग जाएगा, कोई ना कोई खराबी हो जाएगी, मतलब जितना वो ट्रक कमा के ला रहा है उससे ज्यादा उसमें लग जा रहा है। आज 6 ट्रक पे आ गए वो, ठीक है। 5-6 दिन पहले मेरे पास आए थे वो, और उनको मैंने उनकी कुंडली का डिटेल एनालिसिस किया। हालांकि कुछ चीजें उनकी कुंडली में थी, वो मैंने उनको उपाय बताए, ठीक है, बट उनको ये उपाय भी मैंने बताया और ये करना शुरू किया। और मैंने कहा आप गारंटी है कि आप 6 से नीचे नहीं जाओगे। अगर आप अगले 2 महीने तक नहीं गए, बस 2 महीने कंट्रोल कर लेना, आप 6 से नीचे नहीं जाओगे। तो ये बहुत आसान से उपाय हैं, अगर हम करें तो हमेशा लाभ होता है। और मैं हमेशा कहता हूं, उपाय वही है जो आपको भगवान से जोड़े। अच्छा, जैसे 2026 में क्या रिलेशनशिप्स को लेकर भी बड़ा कुछ होने वाला है? लाइक कह सकते हैं कि डिवोर्स, ब्रेकअप्स, क्योंकि कुछ 2026 में कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें जो है वो बिगड़ सकती हैं। देखिए, ऐसा तो हमेशा ही होता रहा है कि रिश्तों में दिक्कतें तो आती हैं, पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है तमन्ना जी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 2026 बहुत अच्छा तो नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत चीज़ों को लेकर के। लेकिन जहाँ तक मैं रिश्तों की बात करूँ तो रिश्तों को लेकर के बहुत खराब भी मैं नहीं कह सकता हूँ। 2026 ही नहीं आ रहा, 2083 संवत्सर आ रहा है, हम उसको भूल जाते हैं। हम अपनी सनातन संस्कृति की बात ही नहीं करते हैं। हमें अंग्रेजी नववर्ष सबको याद है, लेकिन बहुत कम लोगों को याद होगा कि संवत्सर 2082 चल रहा है, जिसका नाम है सिद्धार्थ। अभी संवत्सर 2083 आने वाला है, जिसका नाम है रौद्र, और वो शुरू होगा लगभग मार्च में। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है हमारा नववर्ष, हिंदू नववर्ष, जिसकी हम बात करते हैं, सनातन की जो परंपराएं हैं। तो 2083 जो संवत्सर है, उसके जो राजा हैं वो गुरु हैं, और जब गुरु राजा होते हैं तो रिश्ते थोड़े सुधरते हैं। अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर्सनल रिश्तों की अगर मैं बात करूं। दूसरा, जब गुरु राजा होते हैं तो ध्यान रखिएगा कि दंड भी बहुत मिलता है। जब गुरु ही राजा होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको किसी भी ऐसे कार्य से बचना है जो अनैतिक हो। मैंने एक पॉडकास्ट पर कहा था, मैं यहाँ और कह रहा हूँ, कई लोगों के रिश्ते एक्सपोज होंगे, समझ जाइएगा। स्पेशली अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो ये विशेष रूप से मैं कह करके जा रहा हूँ कि सावधान हो जाइएगा। बेहतर है कि आप उसको जैसे भी मैनेज करें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पोल खुल जाए। ऐसा बहुत होगा 2026 में, 100% हो सकता है कोई बड़ा रिश्ता भी एक्सपोज हो, ऐसी भी मुझे संभावनाएं नजर आती हैं। लेकिन अगर आपने अपने आप को संभाल लिया, अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही ढर्रे पर चल रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 100% है। फिर भी अगर आपके रिश्तों में दिक्कतें हैं, अगर आपके रिश्तों में परेशानियां हैं, बेहतर है कि आप पति पत्नी की कुंडली का एक बार डिटेल्ड एनालिसिस करा लें, बेहतर होता है। नहीं करा सकते तब तक के लिए मैं हमेशा बोलता हूं, दोनों पति पत्नी शाम के समय मिल करके भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना एक साथ जरूर करें, या तो सुबह करें या शाम को, कोई एक समय तो हम निकाल ही सकते हैं घर पे पूजा का साथ में। दोनों पति पत्नी बैठ करके यदि भगवान की पूजा साथ में करेंगे तो 99% रिश्तों की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। हम करने को तैयार नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है तमन्ना जी? हमें करना कुछ नहीं है, पाना सब कुछ है। वो संभव नहीं है भाई।
बिल्कुल ठीक है। वो पॉसिबल ही नहीं है। ये ध्यान रखो हमेशा। लोग कह रहे हैं इत्र लगा लो शुक्र अच्छा हो जाएगा, पत्नी से रिश्ते अच्छे। अरे भाई, केवल शुक्र अच्छा कर भी लिया और बुद्धि भ्रष्ट रही तो क्या फायदा? तो केवल शुक्र अच्छा करने से कुछ नहीं होगा। दूसरा, जब इत्र नहीं था तो लोगों के शुक्र अच्छे नहीं थे क्या? बताइए आप मुझे। लेकिन तब हमारी परंपराएं थी, तब हमारे जो मैं उपाय बताता हूँ ये थे, तब भगवान का हमारा रिश्ता था, तब कनेक्शन था, उससे हमारे ग्रह अच्छे होते थे। तो आज भी हमें उसी तरफ जाना है। अगर हम उस तरफ लौट गए तो निश्चित है कि हमारी परेशानियां आज भी खत्म हो जाएंगी 100%। तो दोनों पति पत्नी साथ में बैठ करके पूजा करो, सुबह या शाम किसी भी समय। अपने घर के मंदिर में कर लो भाई, नहीं जा सकते कहीं बार, आप देखो कि आपके रिश्ते 100% सुधरेंगे। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, दोनों पति पत्नी साथ में गणपति जी के मंदिर जाओ बुधवार को, और 7 बुधवार लगातार मीठे पान का भोग लगा देना। मैं गारंटी से कह रहा हूं, जैसे जैसे आप मीठे पान चढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपके रिश्ते भी मीठे होते चले जाएंगे, मधुर होते चले जाएंगे। चलिए, ये तो रेमेडीज आपने बताई और अब मुझे खुद उत्सुकता हो रही है, क्योंकि आप इतनी सरल और इतनी अच्छी रेमेडीज बता रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक बार आपसे पूछ ही लूँ। मैं चाहती नहीं थी कि मैं 2026 की प्रेडिक्शन कराऊं, क्योंकि इतने सारे लोगों ने करा रही है, लेकिन अब क्योंकि आप एक्सक्लूसिव मोड पे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप तमन्ना टॉकीज पे एक्सक्लूसिव प्रेडिक्शन कीजिए। बिल्कुल। 2025 में बहुत कुछ देखा लोगों ने। 2025 में मैंने कहा था एक पॉडकास्ट में, आपने शायद सुना भी हो, कि 2025 का नवंबर दिसंबर आसानी से नहीं जाएगा, नवंबर में बहुत बड़ी हलचल कोई हो सकती है। हुई। मैंने कहा था 2025 नवंबर के अंदर कहीं ना कहीं मुझे लैंडस्लाइड दिख रही है आसपास भारत के। श्रीलंका में अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ही भयंकर लैंडस्लाइड हुई है, ये मैंने कहा था। और ये कहाँ कहा था, एक पॉडकास्ट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं किस में कहा नहीं, था। प्रमोशन नहीं देनी हमें किसी हाँ बिल्कुल, ये भी बात सही है लेकिन मैंने कहा था 100%, आप लोग सर्च कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो 2026 भी आसान नहीं है। 2026 कहीं ना कहीं भूकंप का साल है, 2026 दंगों का साल है, 2026 बॉर्डर पर हलचल देखने का साल है। ये मैं बहुत पहले कह चुका हूं। मुझे तो डर है कि 2026 में भूकंप तो आएंगे, विनाशकारी भूकंप आप दुनिया में 2026 में देखेंगे, लेकिन मुझे डर है उस भूकंप का केंद्र कोई जल स्थल या कोई समुद्र ना हो, कहीं कोई सुनामी जैसी घटना ना हो जाए। ये भी मेरी गणनाएं बहुत स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही हैं तमन्ना जी। प्रभु ना करे, मां सरस्वती करे मेरी वाणी में कोई दोष आ जाए और मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाए, लेकिन ऐसा होता हो मुझे दिख नहीं रहा है। मेरा कार्य है भविष्य देखना। और हमने कई बार सुनामी और भूकंप से बहुत तबाही होते देखी। 100% देखी है। तो मैं वही कह रहा हूँ, भगवान करे कि मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाए। क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बड़ी प्रलय मुझे दिखती है, बहुत ज्यादा जन और धन की हानि मुझे दिखती है। ऐसा मेरी गणनाएं बहुत स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही हैं। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि भाई सावधान रहिएगा। मेरा कार्य आपको डराना नहीं है, मेरा कार्य आपको सावधान करना है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, आपका मकान ऐसा है जो कहीं ना कहीं कुछ दरार है, कुछ कोई प्रॉब्लम है, तो सावधान हो जाएगा। बस इसलिए मैं बताता हूँ, मेरा कार्य आपको डराना कभी नहीं था, ना है ना होगा। कहीं ना कहीं दिल्ली के आसपास आपको उग्र आंदोलन 2026 में आप देखेंगे। वो आंदोलन सरकार को परेशान करेगा, हालांकि सरकार उसको वाइजली हैंडल कर लेगी, लेकिन 100% परेशान करेगा। 2026 में मोदी जी की कैबिनेट में बदलाव होगा, ये डेफिनेट है। दुनिया की कोई ताकत इस प्रेडिक्शन को चेंज नहीं कर सकती। निश्चित है कि होना ही होना है। 2026 में किसी उच्च पद पर आसीन 2 व्यक्तियों की मृत्यु होगी, ये डेफिनेट है। पॉलिटिक्स में कोई भी हो सकता है, पॉलिटिक्स में भी मुझे कुछ संभावनाएं नजर आती हैं। बिल्कुल। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये सब चीजें? देखिए तमन्ना जी, जब हम प्रेडिक्शन करते हैं ना, तो प्रेडिक्शन ऐसी नहीं कि आपने प्रश्न पूछा और मन में कुछ आया और बोल दिया, नहीं। उसके पीछे महीनों की रिसर्च होती है, महीनों की गणनाएं होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ज्योतिष इतना आसान विषय नहीं है जितना लोगों ने बना दिया है। ज्योतिष बड़ा मुश्किल है। मैं 12 वर्ष की उम्र से ज्योतिष पढ़ रहा हूँ, 39 साल का हो जाऊंगा, लगभग 27 वर्ष मुझे ज्योतिष पढ़ते हो गए। और आज भी मैं कहता हूँ मैं ज्योतिष हुई नहीं, मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ और शायद जीवन पर्यंत रहूंगा, क्योंकि ज्योतिष इतना बड़ा विषय है कि जिसको पढ़ने के लिए कई जन्म कम पड़ जाते हैं। और यहाँ लोग 6 महीने का क्रैश कोर्स करते हैं और ज्योतिष बन जाते हैं। तो फिर वही दिक्कत आती है, वो लोग गणनाएं नहीं कर पाते। मैं स्वागत करता हूं जितने भी नए ज्योतिष बन रहे हैं, मेरा सबके मैं कहता हूं कि आप इस फील्ड में आ रहे हैं, आपने इस विद्या को जिंदा रखा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपकी इस उत्सुकता की प्रशंसा करता हूं कि आप इस फील्ड में आ रहे हैं। लेकिन आइए, उस पर रिसर्च कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने आप को उस लायक बनाइए कि कोई आप पर उंगली उठा ना पाए। बिल्कुल। तब आप आइए, मैं स्वागत करूंगा, मैं आपको माला पहनाऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन बेकार में आकर के 6 महीने का कोर्स करके आप खुद को समझें कि आप ज्योतिष बन गए और लोगों की आप गलत प्रेडिक्शन करें, उनका भविष्य खराब करें, वो मत कीजिए। ये मैं हमेशा सबसे कहता हूँ। और जिस तरह से आपने प्रेडिक्शन की थी कि 2025 में नवंबर और दिसंबर खतरनाक रहने वाला है, और नवंबर में आपने जिस तरह से बताया कि श्रीलंका में जिस तरह से हम लैंडस्लाइड्स देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें सच हुई। 2026 में भी कोई ऐसा महीना है जो प्रलय लाएगा, खास तौर पर कुछ महीने?
12 जुलाई से 15 अगस्त, ये डेट नोट कर लीजिएगा सब दर्शक। 12 जुलाई से 15 अगस्त के बीच का जो समय है, इस समय गुरु, चंद्र और सूर्य ये कर्क राशि में इकट्ठे होंगे और ये बहुत खराब समय रहेगा। हालांकि इसके बाद की स्थिति सृजन की स्थिति होगी, सब कुछ बैक टू नॉर्मल आ जाएगा, लेकिन ये समय खराब होने वाला है। इस समय पर आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है, इसमें कोई दो मत 1% भी नहीं होंगे। मैं अभी भी क्या कह जा रहा हूं, जुलाई और अगस्त बहुत अच्छा समय नहीं है भारतवर्ष के लिए, दुनिया के लिए भी। मैंने एक चीज कही थी अभी एक पॉडकास्ट में, मैंने रिसेंटली कहा था 2026 के अंदर अंदर आप एक गारंटेड होते हुए देखेंगे कि कोई ना कोई किसी देश का राजा उसको अपदस्थ होकर अपना देश छोड़ना पड़ेगा। ये भी मेरी गणना बहुत स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही है और ये 2026 में आप और हमारे दर्शक होते हुए देखेंगे। किसी ना किसी कंट्री का कोई राजा, कोई बड़े पद पर बैठा व्यक्ति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हर जगह अलग पोस्ट होती है, ठीक है, वो अपदस्थ होगा और देश छोड़ने को मजबूर होगा। जुलाई और अगस्त आपने बताया कि सबसे खतरनाक होगा, जी, है ना? जी। और जुलाई अगस्त से पहले और बाद में वो थोड़े नॉर्मल रहेंगे या फिर उसमें भी बहुत सारी अलग अलग स्थितियां हैं। 9 मई के आसपास जो है बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद का समय बॉर्डर पर हलचल का मुझे दिखता है, तो वो भी बहुत अच्छा समय तो नहीं है। कुल मिलाकर के 2026 बहुत पॉजिटिव रहे ऐसा तो मुझे नहीं दिखता है। लोग शुरू में, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे तमन्ना जी, मैंने भी देखे, मेरी टीम मुझे दिखाती रहती है, मैं भी खुद यूट्यूब चलाता हूँ, सब चलाते हैं, तो मैंने भी देखे। उसमें बहुत सारे लोग अरे नहीं बड़ा अच्छा जाएगा 2025, और मैं 3 महीने से कह रहा हूँ अच्छा नहीं जाएगा, और अब आप पॉडकास्ट देखो वापस, अब सब लोग यही कह रहे हैं कि अच्छा नहीं जाएगा। ये मैं 3-4 महीने पहले कहना शुरू कर दिया था, मैं अगस्त से पॉडकास्ट शूट कर रहा हूं, तब से मैं कह रहा हूं कि भाई 2026 अच्छा नहीं है, 2026 तब सारे कह रहे थे नहीं 2025 से बेहतर होगा, 2025 से बेहतर होगा, मैं तभी से कह रहा हूं नहीं होगा। अभी 2026 की गणनाएं मेरी लगभग अप्रैल मई के आसपास खत्म होंगी, जो मैं 2026 की गणना है संवत्सर 2083, मैं संवत्सर के हिसाब से देखता हूँ, वैदिक ज्योतिष को मानता हूँ, क्योंकि मैंने वेदों को, शास्त्रों को ही मैं पढ़ता हूँ, वही मैंने पढ़ा है जीवन पर्यंत। तो जब मेरी वो गणनाएं खत्म हो जाएंगी, मैं 2027 शुरू कर दूंगा। अगले साल जब आप मेरे से अगस्त में मिलेंगे तो 2027 की भविष्यवाणी सबसे पहले मैं कर चुका हूँ। अच्छा। मैं इंतजार नहीं करता तमन्ना जी, क्यों करना है, मेरी गणनाएं पूरी हो जाती है, मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। मुझे इंतजार नहीं रहता कि बाकी लोग क्या बोलेंगे मुझे वो बोलना, नहीं, मेरी अपनी गणना। देखिए, सबका अपना कैलकुलेशन का नजरिया है, सबकी अपनी रिसर्च है, मैं किसी को गलत या सही कहने वाला कुछ होता भी नहीं हूँ। मैं बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूँ, मेरे से बहुत बड़े बड़े विद्वान भारतवर्ष में मौजूद हैं जो ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी गणनाओं पर भरोसा करता हूँ, मैं किसी और पर भरोसा नहीं करता। और क्योंकि कहते हैं कि जो होगा वो तो होके ही रहेगा, उससे कोई नहीं टाल सकता। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी जब आपको इतना पता है तो आप रोक क्यों नहीं लेते। अरे भाई, मेरा कार्य रोकना नहीं है, मैंने तो कहा था, मैंने 2 महीने पहले बोल दिया था नवंबर में लैंडस्लाइड होगा भारत या भारत के आसपास। अब श्रीलंका में हुआ, अब मैं कैसे रोक सकता हूँ उसको, मेरा कार्य है नहीं। मेरा जो डोमेन है वो गणना करके बताना है, रोकना तो सरकार का कार्य है। मैंने तो कहा था नवंबर में कोई ना कोई कहीं ना कहीं अनहोनी मुझे दिल्ली में कोई दिखती है, अब वो कार्य किसका था, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, भारत सरकार का, मेरा नहीं था रोकने का कार्य। मेरा काम गणना करके बताना है, मेरा डोमेन ज्योतिष का है, दैट्स इट। तो मैं रोक नहीं सकता भाई। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ फरवरी मार्च में कोई फ्लाइट क्रैश हो सकती है, आप मत जाइए, आप कर दीजिए अपनी टिकट कैंसिल। लेकिन अब आप नहीं करेंगे, फिर आप कहेंगे आपने रोका नहीं, तो मेरा कार्य नहीं भाई रोकना। पहला महीना जनवरी, क्योंकि अभी दर्शक देखेंगे एपिसोड्स तो उनको थोड़ा सा लगेगा कि कहीं शुरुआत में तो नहीं कुछ ऐसा होने वाला। शुरुआत से ही होगी, बस मैं इशारा करके जा रहा हूँ, शुरुआत से ही होगी, मतलब जनवरी महीने से, जन हो फैब हो, ज्यादा लंबा समय नहीं, बट शुरुआत से ही होगी, ये भी मैं बोल करके जा रहा हूँ। चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे जैसे ही आप 2026 में एंटर करेंगे, आप चेंजेस देखेंगे। अच्छा, मेरे लिए जो शुरुआत होती है वो मार्च होती है, वो संवत्सर होता है, क्योंकि मैं वैदिक ज्योतिष की गणनाएं करता हूँ। वहां से आप बहुत सारे चेंजेस जो मैंने जिस पॉडकास्ट में बोला है वो वैसे वैसे होते हुए आप देखेंगे, डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, आप वो प्रेडिक्शन सच होते हुए देखेंगे। अच्छा, कौन सी राशि है जिसको सबसे ज्यादा खतरा है? मैं तो कहता हूं भाई, सबसे पहले तो मेष राशि, 7.5 का पहला चरण चल रहा है। जब 7.5 का पहला चरण आता है, बड़ा परेशान करता है, बड़ी दिक्कत देता है, बड़े कष्ट देता है। मीन राशि जिन पर 7.5 का दूसरा चरण है, जब दूसरा चरण 7.5 का होता है, जो शनि का ट्रांजिट है वो मून के बिल्कुल ऊपर से हो रहा होता है, और शनि और मून का जो ट्रांजिट अगर एक दूसरे के ऊपर से हो तो बहुत बड़ा खतरनाक, आपको बहुत इमोशनल इम्बैलेंस कर देगा, आपके कामों को रोक देगा, आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आप मेहनत करेंगे आपको रिजल्ट्स ही नहीं मिलेंगे।
ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां मैं देखता हूं, बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे, अच्छी चलती हुई नौकरी छूट जाएगी, अच्छा खासा चलता हुआ धंधा एकदम से डूब जाएगा, अच्छा खासा सब कुछ बढ़िया चल रहा है परिवार में, अचानक कोई कलह आ जाएगी, अच्छा खासा आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, सडनली कोई बीमारी होगी, डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम निकल आएगी। ये सब होता है। तो इन दो राशियों को तो विशेष सावधान रहना है अभी 2026 में, मेष राशि और मीन राशि। मेष राशि का तो लंबा समय है अभी, ध्यान रखिएगा। और अच्छा किस राशि के लिए? अच्छा तो हमारे लिए भी और आपके लिए भी तमन्ना जी, वैसे तो सबके लिए अच्छा है, फिर भी मैं कहूँ धनु राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि राजा गुरु हैं संवत्सर 2083 के, और धनु राशि के लॉर्ड भी गुरु हैं, तो उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत कुछ वो ऐसा देखेंगे जो उनका जीवन परिवर्तित होगा और पॉजिटिव वे में परिवर्तित होगा। सिंह राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा समय है, मैं खराब नहीं कहूँगा बिल्कुल भी। न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देखें तो सूर्य का साल है, अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखें, हालांकि न्यूमरोलॉजी ज्योतिष का एक पार्ट है, कंप्लीट ज्योतिष नहीं है, बट उससे हम देखें तो उनके लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि उनके लॉर्ड सूर्य हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं, कुछ नए बिजनेस, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नए स्टार्टअप्स आप होते हुए देखेंगे, बहुत सारी नई चीज़ें भी आप होते हुए देखेंगे, कुछ ना कुछ नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आप भारत सरकार के द्वारा बनते हुए देखेंगे 2026 में। कुछ ना कुछ नई पॉलिसीज़ आएंगी, दो चीज़ों को लेकर के पॉलिसीज़ आने वाली है 2026 में, मैं अभी से कह करके जा रहा हूँ। एक तो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आप देखेंगे कहीं ना कहीं, दूसरा जो धार्मिक कट्टरता है या मॉब लिंचिंग या इस तरह की कोई चीज, उसके अगेंस्ट कोई कानून आप 2026 में आते हुए देखेंगे, और ये अच्छी चीज है, अच्छी चीज ये है। पॉजिटिव है, आना चाहिए। किसी को भी हिंसा फैलाने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, तो ये आप होते हुए देखेंगे। चलिए, अब आपने अपॉर्चुनिटी की बात की, तो कई लोगों की ना समस्या होती है जॉब से जुड़ी हुई। बिल्कुल। कोई सरकारी नौकरी चाहता है, कोई प्राइवेट नौकरी से तंग है। मेरे को एक ऐसा उपाय बताइए कि भैया अगर कोई प्राइवेट नौकरी में है, या नौकरी वैसे किसी को पसंद नहीं होती तो भाई उसमें भी खुश रहे, और अगर कोई सरकारी चाहता है तो सरकारी नौकरी भी मिल जाए। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए आपकी कुंडली के बहुत सारे ग्रह जिम्मेदार होते हैं। मैं कई वर्षों से बात बोल रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट जॉब की कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की, वो अपना मंगल और सूर्य जरूर मजबूत रखे। अगर आपकी कुंडली में मंगल और सूर्य मजबूत नहीं है, तो कुंडली में योग होने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। हालांकि बाकी ग्रह भी जिम्मेदार होते हैं, आपकी कुंडली के भाव भी जिम्मेदार होते हैं, बृहस्पति भी जिम्मेदार होता है, लेकिन प्रमुख रूप से ये दो ग्रह आप बिना कुंडली देखे बाय डिफॉल्ट मजबूत कर लो, आपके सरकारी नौकरी मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। मंगल कमजोर है, हनुमान चालीसा रोज पढ़ना शुरू कर दो। सूर्य कमजोर है, रोज सुबह सूर्य को जल दो और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना शुरू कर दो। आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ने में थोड़ा समय लगता है, रोज नहीं कर सकते तो संडे टू संडे कर लो, लेकिन करना शुरू करो। ये रेगुलर अगर आपने कर लिया, 100% आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, इन दोनों उपायों से प्राइवेट नौकरी में भी फायदा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हमारे मेहनत अच्छी होती है, तो लाभ तो होता ही होता है, डेफिनेट सी बात है। दूसरा, फिर भी आपको लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा, ग्रोथ नहीं हो रही, बहुत सारी दिक्कतें हैं प्राइवेट नौकरी में, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं बॉस से आपकी पटरी नहीं खा रही है, आपके कोलीग से आपकी पटरी नहीं खा रही है, तो उस केस में आप चेक कर लो कि आपकी कुंडली में आपके शनि की पोजीशन कैसी है, आपके चंद्रमा की पोजीशन कैसी है, आपके गुरु की पोजीशन कैसी है। अगर ये तीनों खराब है तो किसी अच्छे ज्योतिष से मिलकर इसका उपाय करा लो, निदान हो जाएगा। जब तक नहीं हो रहा है तब तक के लिए भी बता दे रहा हूँ, जब आप सुबह घर से निकलो हमेशा, तो घर से निकलने से पहले आप प्रभु को अपने घर के मंदिर के सामने जाओ। ये मैं सबको बोलता हूँ तमन्ना जी, ये ऐसा उपाय है जिसने लोगों का जीवन बिल्कुल पूरी तरह पलटा है। ये मैं आपको भी कह रहा हूँ, ये उपाय आप भी करिएगा, जरूर विश्वास कीजिएगा, आपका जीवन 6 महीने के अंदर पलट जाएगा। आप सुबह अपने घर से निकलो किसी भी काम के लिए, अपने घर के सामने मंदिर के सामने खड़े हो। आपके घर में ठाकुर जी हैं, बहुत लोग लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी रखते हैं, बहुत लोग मंदिर में और भगवान जो भी जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी रूप में, सब भगवान एक है, जिस भी रूप में आप मानते हैं, आप मंदिर के सामने खड़े हो, हे प्रभु, हे ठाकुर जी, हे गणपति जी, हे हनुमान जी, जिनको भी आप मानते हैं, भोले बाबा, जो भी है, मैं घर से जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आज मेरा पूरे दिन का ये स्केड्यूल है, मुझे ये करना है, ये कार्य निपटाने, अब बाकी आप देख लेना। अब आपने छोड़ दिया प्रभु के ऊपर, लेकिन भाव होना चाहिए, केवल आडंबर नहीं। मैं फिर से कहूंगा, आप घर से चले जाइए, शाम को आप आइए, हाथ पैर धोइए, फिर से खड़े होइए कि प्रभु आज पूरे दिन मुझे ये करना था, ये मैं कर पाया या कर पाई, ये छूट गया है, अब ये कल करने का प्रयास करूंगा या करूंगी, अब आप देख लीजिएगा। ये उपाय जिसने कर लिया उसने अपने भाग्य को पलट लिया। अच्छा। उसने अपने जीवन को बदल लिया, उसने अपनी दुनिया को अपने फेवर में होते हुए देख लिया। और मात्र 24 घंटे में से आपको 2 मिनट देने हैं, 1 मिनट सुबह और 1 मिनट शाम, करके देखिए। लेकिन भाव, आपका विश्वास अडिग होना चाहिए भगवान पर। अगर विश्वास नहीं हो तो फिर मत करना, फिर कोई फायदा नहीं होगा। भगवान आपके आडंबर के भूखे नहीं है, उनको चाहिए तो हमारा भाव। मैं हमेशा कहता हूं, मत चढ़ाओ करोड़ों यार, आप जाओ ना 2 आंसू चढ़ा के आ जाओ भगवान के मंदिर में, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, उसका सैकड़ों गुना पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा।
कई जगह ऐसी हैं तमन्ना जी जहां मैं जाता हूं तो मैं सिर्फ रोता हूं। मैं खाटू श्याम जी जाता हूं, विश्वास कीजिएगा मैं जितनी देर खड़ा रहूंगा बाबा के सामने मैं रोता रहता हूं। वो कनेक्शन, और वो कनेक्शन है, ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूं या कुछ, मैं नहीं। कई बार मैं सोच के जाता हूं कि इस बार मुझे नहीं रोना है, इस बार मैं जाऊंगा तो मैं अच्छे से दर्शन करूंगा, लेकिन मेरी आंखों में इतना पानी होता है कि मैं दर्शन कर ही नहीं पाता अच्छे से। मैं बालाजी जाता हूं, विश्वास कीजिए मैं जितनी देर उनके सामने खड़ा रहूंगा मैं रोता रहता हूं, पता नहीं क्यों अंदर से। तो भगवान हमारे भाव, वो मेरा भाव है, मैं ये नहीं कहता, बाकी लोगों का भी होता है, बहुत लोगों को मैंने देखा है, तो ये मेरा भाव है। तो भाव सच्चा रखिए, भगवान आएंगे और किसी ना किसी रूप में आपकी मदद करके चले जाएंगे। रिसेंट का किस्सा बता रहा हूं आपको, भगवान कैसे आते हैं। ये बहुत अमेजिंग स्टोरी है और ये रियल स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको, ये ज़्यादा दूर की नहीं, मेरे बहुत नोन है जिनके साथ ये घटना घटी, और ज़्यादा दूर की बात नहीं है, मेरी रियल मतलब आंखों देखी स्टोरी मैं कह सकता हूँ एक तरीके से, तो इसको कोई यूट्यूब स्टोरी मत मानिएगा। उनके साथ क्या हुआ कि उनका बेटा विदेश नौकरी करने चला गया सऊदी में, और वो फंस गया। कई दिनों तक उनका कोई संपर्क बच्चे से नहीं हुआ। कोई भी माँ बाप घबरा जाएगा। अब यहाँ वो कहीं भी थाने जाएं, चौकी जाएं, यहाँ कोई FIR भी नहीं लिखेगा, क्योंकि यहाँ का रिलेशन नहीं है उससे। उन्होंने मेल वेल भी करे, मोदी जी को भी किया, या जिसको भी जो भी उन्होंने मेल करे होंगे, हमारे जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जिनको भी उन्होंने किए, सब किया। बहुत ज़्यादा परेशान थे, ठीक है। उनके घर में उन्होंने ठाकुर जी विराजमान कर रखे, और बहुत मानती है। उनकी जो वाइफ हैं, भाभी हैं बोलता हूँ मैं उनको, वो इतना मानती हैं ठाकुर जी को, मतलब कई बार मैं भी शॉक्ड होता हूँ कि वो इतना मानती हैं। वो कोई कार्य नहीं करेंगी उनसे बिना पूछे। पता है उन्होंने क्या किया? कह रही मैंने तुमसे पूछा था ना कि भेजना है, तुमने बताया क्यों नहीं? अब जाओ तुम भी वहीं और ढूंढ के लाओ। ये उन्होंने बोला रात को, और तो बेचारे दोनों, कोई भी रोएगा जवान बच्चा बाहर जाके फंस जाए, विश्वास कीजिएगा अगले दिन सुबह उस बच्चे का फ़ोन आया कि मेरा पासपोर्ट इन्होंने जब्त कर लिया था, वापस मिल गया, मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि उनका भाव था। नहीं, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में जिससे हमें लगता है कि भगवान कहीं ना कहीं साथ में है। 100%। बिल्कुल। अभी मैं रिसेंटली एग्जांपल बताती हूँ, वो कब मतलब बड़ा छोटी सी चीज़ है, लेकिन हाँ मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं था। जैसे कांवड़ लेके लोग जाते हैं, जी। तो एक शख्स थे, वो कांवड़ लेके गए थे। अच्छा, उनके साथ मेरी कोई ऐसी बातचीत है नहीं, जैसे मतलब हेलो हाय, जब मैं उनके साथ काम करती तो हेलो हाय तक ही था, ठीक है। तो उनका अचानक से मुझे कॉल आया, मतलब होंगे कोई 24-25 साल के होंगे लड़के, ठीक है। तो उनका अचानक से मुझे कॉल आया, और कॉल भी मतलब 2-3 साल हो गए मुझे उनसे मिले हुए, और कोई बात नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो अचानक से कॉल आया कि मैम मैं ना कहीं फंस गया हूँ, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। तो बड़ी छोटी सी अमाउंट उन्होंने बोली कि इतना अमाउंट दे दो, मैं घर जाके ना मम्मी से या पता नहीं क्या पेटीएम करा दूंगा, अभी पता नहीं कि चल नहीं रहा। अच्छा, अब बहुत छोटी अमाउंट थी कि मैं क्या ही बोलती। मेरे दिमाग में ना पता नहीं कभी ऐसा नहीं आया, लेकिन मेरे दिमाग में क्लिक किया कि यार आज तक शिव जी को मैं मतलब इतना बड़ा नहीं बोलूँगी, लेकिन मानती हूँ शिव जी को। तो मेरे को ऐसे दिमाग में आया कि यार कांवड़ लेके गया है, शिव सावन चल रहे हैं, इसने मेरे को ही कॉल क्यों किया? और मैंने 1 सेकेंड नहीं लगाया, और उसके बाद मैंने मतलब मेरे मन में ये चल रहा था कि मतलब मैं भगवान से थैंक्स कर रही थी कि थैंक यू, उसने मुझे कॉल किया, शायद आपने कॉल कराया, मैं ये सोच रही थी, मतलब मेरे अंदर ये चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने उसको कॉल करके बोला कि तू पहुंच गया घर, तुझे और तो नहीं चाहिए कुछ? तो उसने बोला नहीं मैं पहुंच गया हूँ। लेकिन मेरे को हाँ वो एक इंसिडेंट ना पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में छप गया कि मेरे को कॉल किया, कांवड़ लेके जा रहा है, ये वो। तो मैं उस चीज़ को मतलब भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि ठीक है मैं गई भी नहीं, लेकिन एक तरह से मैंने, प्रभु ने मुझे माध्यम बना दिया। बिल्कुल, एक तरह से मैंने अपनी हाजिरी दर्ज करा दी, बिल्कुल छोटे से काम से। तो कहीं ना कहीं भगवान संकेत देते हैं, मुझे भी लगता है। 100%। हम समझ नहीं पाते। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि अध्यात्म की बात हो रही है। आपने बताया कि 1 मिनट आप सुबह दे दीजिए, 1 मिनट शाम को दे दीजिए। अब जैसे मैं अभी आ ही रही थी, तो मैं भी जब निकलती हूँ तो हाँ हेलो हाय भगवान जी को करके निकलती हूँ कि मैं जा रही हूँ। तो अब जैसे मैं आज क्या हुआ कि मैंने तैयार हो गई थी, मैंने फुटवेयर पहन लिए थे, तो मैंने मंदिर खोला, तो मुझे लग रहा था कि यार फुटवेयर पहने हुए हैं, तो लग रहा था फुटवेयर खोलूंगी फिर करूंगी बड़ा, तो मैंने फुटवेयर पहन के ही कर लिया। तो उसमें कुछ नहीं करना चाहिए। देखिए भाव है, भगवान है वो। हाँ, वो घर के सदस्य नहीं है हमारे, ये थोड़ा सा है ना। हाँ, तो चलिए आपने मेरे जरिए आप भी सीख जो विधि है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। विधि होती है।
हाँ बिल्कुल, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन हाँ फिर वही लगा कि यार चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि आपको नौकरी मिल जाएगी और किस तरह से आप क्या आपने जैसे कहा कि नौकरियां जा सकती हैं, बिल्कुल नौकरियां ना जाएं, क्योंकि एक डिप्रेशन की समस्या इस जनरेशन को बहुत है, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो उसके लिए भी कोई उपाय है? वैसे तो हजारों केस ऐसे तमन्या जी जिनकी डिप्रेशन की दवाइयाँ छूट गई। अच्छा, मेरे पास हजारों केस ऐसे वाह, जिनकी फिर दवाइयाँ तो हमने बंद कराई। पूछना बनता है। कैसे बंद कराई उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, उसके लिए मेडिकल साइंस भी जिम्मेदार है। डॉक्टरों की सलाह से सब कुछ हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको कोई भी बीमारी है आप डॉक्टर के पास जाइए, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाइए प्लीज़, मेरा निवेदन है। एस्ट्रोलॉजर मेडिकल एक्सपर्ट नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन आप दवाई के साथ साथ यदि हेल्प ले लें तो वो काम आसान हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हजारों की तादाद में जिनकी दवाइयाँ थी, धीरे धीरे उनकी डोज कम हुई और ख़त्म हो गई दवाई, डिप्रेशन ख़त्म हो गया। माध्यम क्या, उनकी कुंडली देखी, अच्छे से एनालिसिस। देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कुंडली के अंदर, जो व्यक्ति आपकी कुंडली देख रहा है उसको कुंडली डिकोड करनी आती है नहीं। केवल पढ़ाई नहीं है कुंडली। मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष केवल पैसे का विषय नहीं है, ज्योतिष केवल पढ़ाई का विषय नहीं, ज्योतिष भाव का विषय है। जब तक आपके अंदर सेवा भाव नहीं होगा आपकी प्रेडिक्शन सच नहीं होगी। आज भी ये निश्चित है कि केवल आप पढ़ने से ज्योतिष नहीं बन सकते, आपके अंदर एक सेवा भाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे बहुत केसेस हैं, हजारों केसेस हैं जिनको लाभ हुआ है, बिल्कुल ख़त्म हो गई दवाइयाँ। कुछ लोग बिल्कुल मिनिमल दवाई पे आ गए, जो कंटिन्यू डिप्रेशन में रहते थे, कंटिन्यू नींद की या डिप्रेशन की दवाइयाँ उनको लेनी होती थी। ऐसे बहुत केसेस हैं। तो उसके लिए कुंडली का डिकोड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है, आप गए, कुंडली पढ़नी नहीं आती बहुत सारे लोगों को, सबको नहीं, बहुत विद्वान लोग भी हैं जिनको नहीं आती, उनके लिए बोल रहा हूँ। अभी मेरे पास रिसेंट का केस है, कुछ महीने, एक आध महीना हो गया होगा लगभग। उनको किसी ने एक स्टोन पहना दिया, ठीक है, और वो भी चंद्रमा का जो पर्ल आता है मोती, वो पहना दिया। उनको पहने वो 6 महीने हो गए, मेरे पास आए, बहुत परेशान थे। किसी ने भेजा, रेफरल से आए थे किसी से वो। तो मैंने कहा ये मोती आपको किसने पहनाया? तो उन्होंने बताया कि किसी एक एस्ट्रोलॉजर ने उनको पहनाया। मैंने कहा जब से आपने पहना है आपके तो दुश्मन आपके पीछे पड़ गए होंगे। तो कह रहे गुरुजी यही हो रहा है, जो लोग पहले हाथ जोड़ते नहीं थकते थे आज वो मेरे दुश्मन बने बैठे हैं सब। मेरे ऊपर 3 कोर्ट केस हो गए इस 6 महीने में, जबकि एक भी नहीं था। तो मैंने कहा ये उतारिए तुरंत। उनके 6th हाउस में चंद्रमा बैठे हुए थे। 6ठा भाव किसका है? रोग का, शत्रु का। मैंने कहा रोग भी बढ़े होंगे, कह रहे हाँ प्रॉब्लम्स बढ़ गई हेल्थ में। मैंने कहा उसको इन्होंने, दुश्मनों को, रोग को एक्टिवेट कर दिया। क्यों किया? अज्ञानता, नॉलेज नहीं थी उनको। तो मैं इसलिए कहता हूं कि भाई पढ़िए और रिसर्च कीजिए, अज्ञानतावश किसी को कुछ मत कराइए। तो अगर किसी ज्योतिष को अच्छे से कुंडली को डिकोड करना आता है, कुंडली को अच्छे से एनालिसिस करना आता है, तो गारंटी है कि आप बड़े से बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और लाखों लोगों ने पाया है। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन को बदला है, संवारा है। आप भी अपने जीवन को संवार सकते हैं, बदल सकते हैं। जरूरत है तो एक अच्छे ज्योतिष की, एक अच्छी नॉलेज की, एक अच्छी एनालिसिस की, एक अच्छे कुंडली को डिकोड करने की, बस वो आप करेंगे तो आपका जीवन बदलेगा। शर्त एक है, बहुत सारे लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, जो बताएंगे फॉलो ही नहीं करेंगे, फिर कोई फायदा नहीं है। आप डॉक्टर के पास गए, आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया, दवाई ली, आप कैसे ठीक हो जाओगे? संभव ही नहीं है। तो या तो मानो मत, मानो तो फिर फॉलो करो। एक और चीज़ मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी, क्योंकि बीइंग अ मदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप समझ सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक इंसिडेंट देखा था जयपुर का, जहाँ पर एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसको बच्चे बुली कर रहे थे, है ना? ये समस्या बहुत बच्चों में है। हाँ। अब हर बच्चा अपने तरीके का होता है। क्लास में कुछ बच्चे ऐसे, अब हमारे ज़माने में तो हमें कोई बुली करता था, बुली का तो अर्थ ही नहीं पता था। हाँ। है ना? और हमें बुली शब्द नहीं पता था जब हम पढ़ते थे। और हम घर जाके बोलते थे उसने मेरे को मारा, तो हमें या तो बोलते थे तूने भी 2 मारने थे, तू क्यों मार खा के आ गई? तो मेरे पापा तो बोलते थे कि भाई मार के आओ, मार खा के रोके मत आना घर पे। तो हम आजकल हम ये भी नहीं बोल सकते बच्चों को, है ना? बच्चे एग्रेसिव हैं। लेकिन हाँ, आजकल अलग अलग तरह के बच्चे हैं। अब एक ग्रुप जो है वो बुली करता है और एक बच्चा है जो बुली होता है। कैसे इससे छुटकारा पाया जाए? बच्चों को स्ट्रॉन्ग कैसे? ये मेरे बच्चे के साथ बड़ी समस्या है। बहुत बड़ा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि मैं इस समस्या से जूझ रही हूँ। मेरा लड़का बेचारा, वो उसको जैसे परवरिश दी हुई है कि किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, अगर तेरे को कोई बुरा बोल रहा है तो उसका जवाब बिल्कुल थोड़ा सरकास्टिक वे में दे दे, लेकिन गंदा नहीं बोलना। तो वो अब स्कूल जाना ही नहीं चाहता।
ओ गॉड, जाना ही नहीं चाहता, मतलब रोज रोता है कि मैं स्कूल। और ऐसा नहीं कि वो छोटा बच्चा है, भी 13 साल का है। 13 साल का हाँ, बच्चा तो अब उसको वो कह रहा है कि मुझे बुली करते हैं बच्चे, मुझे ये बोलते हैं, मुझे वो बोलते हैं, मैं वॉशरूम में जाता हूँ तो इस तरह की हरकतें करते हैं, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। तो ये कैसे, तो मैं उसको कल यही समझा रही थी अपने आप को स्ट्रांग बना, ये सब होता रहेगा, वो बिल्कुल, ये तो स्ट्रांग जीवन कैसे है। बनाए? देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न आपने पूछा और इस प्रश्न को तो मैं कई वर्षों से, शायद दसियों वर्षों से उठा रहा हूँ। 1 दशक से ज़्यादा हो गया इस प्रश्न को उठाते हुए। मैं हमेशा कहता हूँ भाई, अपने बच्चों को सुबह 5 मिनट निकालना शुरू कर दो। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है तमन्ना जी, कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, गुरुजी ये प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ 5 मिनट सुबह बच्चा स्कूल जाने से पहले, नहीं सुबह टाइम नहीं होता। अरे भाई 5 मिनट पहले उठा दो, कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना फ़र्क पड़ेगा। बहुत 5 मिनट का, रात को 10 मिनट पहले सो जाए बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। सुबह आपका बच्चा स्कूल जाने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ के जाए, या आप अपने बच्चे को कराना शुरू कीजिए। आप 2 महीने बाद मेरे इन शब्दों को याद करेंगे, आपका बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देगा। वो जो कहता है ना मेरे को नहीं जाना, वो कहेगा मैं जाऊँगा। उसका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि फिर वो बुली, किसी की जो लोग बुली करते हैं ना, उनके बुलीनेस सहेगा नहीं। उसका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो जवाब देना सीख जाएगा। उसकी कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपका बच्चा कभी गलत संगत का शिकार नहीं होगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहूं सब कोई। और राम जी पर की कृपा किस पर होती है? जिस पर हनुमान जी की कृपा होती है। एक छोटा उपाय, बहुत छोटा, कराना शुरू कर दो, आप अपने बच्चे का भविष्य सुधार सकते हो। अगर आप ये नहीं करा रहे हो तो अब मैं सभी पेरेंट्स को कहता हूं, निवेदन हाथ जोड़ के, बुरा मत मानेगा कोई भी, लेकिन आप अपने बच्चे की जिंदगी खुद खराब कर रहे हो। आज 5 मिनट बचा लोगे, लेकिन कितने केसेस हैं मेरे पास तमन्ना जी, हजारों की तादाद में कुंडलियां पड़ी हैं मेरे पास, जो बच्चे बड़े बड़े वेल क्वालिफाइड हैं, कहीं उन्होंने सीटेट निकाला, कहीं कोई एग्जाम निकाला, किसी ने एमबीए किया, किसी ने एमटेक किया, मास्टर डिग्री वाले, पीएचडी वाले, लेकिन नौकरी नहीं है क्योंकि इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते हैं। ऐसी हजारों कुंडलियां मेरे पास पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि कभी कॉन्फिडेंस की तरफ माँ बाप ने ध्यान ही नहीं दिया, केवल पढ़ाते गए बच्चे को। ठीक है, पढ़ाई अच्छी बात है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, बिना पढ़े कुछ नहीं है भाई जीवन में, लेकिन बच्चे का कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। इस पर हमें ध्यान देना होगा। और ये एक छोटा उपाय आपके बच्चे की जिंदगी बदल सकता है। आपके हाथ में, आप चाहो तो बदल लो। जिस दिन आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपका बच्चा अभी 5 साल का है, आपका बच्चा 15 साल का है या 25 साल का है, आप अभी से शुरू करो। और बहुत हैरानी की बात है, मेरा लड़का मतलब पूरे 10-11 साल बिल्कुल बिना बोले स्कूल जाता रहा, खुद उठना, खुद कपड़े पहना, और बहुत अच्छा बच्चा मेरा। लेकिन अब अचानक से जिस तरह से वो चीज़ें बता रहा है, तो मेरा दिमाग क्लिक करता है कि वाकई जो जयपुर का जो केस हुआ है, वो लड़की कितनी बुली हुई होगी, कितनी बुली हुई होगी कि उसने फ्लोर से जंप कर लिया। दूसरा, मैं माँ बाप को भी कहता हूँ, बच्चों के मित्र बनिए भाई, बच्चों से पूछिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्कूल जाइए। मैं अपने बच्चों की पीटीएम में जाता हूँ। लेकिन सर टीचर्स को भी आप चीज बोल दीजिए, टीचर्स का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है। उस पर भी आ रहा हूँ। मैं अपने बच्चों के पीटीएम में जाता हूँ, ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं समय निकाल के जाऊँ, जबकि आपको पता है कि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं होता, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि हर बार नहीं तो कम से कम ऑल्टरनेट पीटीएम में जाऊँ। बाकी वाइफ हैं वो अटेंड कर लेती हैं, कोई ना कोई घर से चला जाता है पीटीएम में। मैं हमेशा जाता हूँ और मैं बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं ना, उनसे भी मिलता हूँ, उनके पेरेंट्स से भी मिलता हूँ। अच्छा, अभी तो लोग, पहले तो लोग ज़्यादा जानते नहीं थे, अभी तो करोड़ों लोग जान गए, तो अभी तो लोग मिलना चाहते हैं और किसी तरह मिल जाएं, ठीक है, तो अभी तो अच्छे से लोग मिलते हैं। पहले भी मैं हमेशा बात करता था, उनके पेरेंट्स से भी बात करता था। जैसे अगर मेरे बच्चे ने बताया कि ये बच्चा मुझे डांटता है, तो मैं पेरेंट्स को बुलाता था। कभी मैंने बच्चों से बात नहीं करी, और उनसे मैं बात करता था कि आप अपने बच्चे को समझाइए, हम भी समझाते हैं, गलत है ये। और लोग समझते हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उनका बच्चा किसी के बच्चे को मारे या उस पर हाथ उठाए या उसको गाली दे। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा उसका बच्चा बिगड़े। तो ज़रूरत है कि हमें भी थोड़ा सा अपना जो है खुद को जगाना है। अच्छा, टीचर्स को मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, सभी टीचर्स का, क्योंकि वो बच्चे के भविष्य का निर्माण करते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट्स हैं। एक इंस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपने बच्चे की पीटीएम में गया, मेरा बच्चा बहुत छोटा था तब, आई थिंक फर्स्ट में था या यूकेजी में रहा होगा या फर्स्ट में, तब की बात है। तो टीचर्स कहती है कि जब नंबर आया हमारा, सर आपका बेटा ना बोलता बहुत है। मैंने कहा ठीक है जी, फिर और क्वेश्चन बहुत पूछता है। मैंने कहा मैडम मैं स्कूल किस लिए भेजता हूँ उसको, आप टीचर है ना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो मेरे से पूछेगा क्या? नहीं, ज़्यादा पूछता है। तो मैंने कहा बिल्कुल बेटा, कल से एक्स्ट्रा बढ़ा दो। टीचर्स के सामने मैंने बोला, मैंने कहा बेटा आप जितने क्वेश्चन पूछते हो कल से उससे डबल पूछने हैं आपको, और अगर कोई आंसर नहीं देता फिर आप मुझे बताइए। मैंने कहा आपका कार्य है, क्षमा कीजिए मुझे, मैं सम्मान करता हूँ आपका, बहुत रिस्पेक्ट है, आज भी उनकी रिस्पेक्ट है मेरे दिल में,
टीचर हैं, टीचर गुरु तो गुरु होते हैं किसी भी रूप में हो, लेकिन ये टीचर्स का भी कार्य है। बच्चों को स्कूल में चुप करा दिया जाता है, क्यों? वो स्कूल में नहीं पूछेगा तो कहां पूछेगा? जा किस लिए रहा है स्कूल वो भाई? ये हमें समझना होगा। तो आप जाइए और अपने बच्चे, आप जो बताया आपने इंस्टेंस, मेरा आपसे निवेदन है, आप जाइए और स्कूल में टीचर्स से मिलिए जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने सोचा हुआ है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों की दिक्कत ना कहीं दिल को लग जाती है, और जब ऐसे 100% इंसिडेंट सुनते हैं ना तो फिर डर लगता है। तो पढ़ाई 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 एक अलग चीज़ है, बच्चा पहले सही से रहना चाहिए, ये बहुत बड़ा रहता है। अब बात कर लेते हैं, एक बड़ी समस्या होती है कि भाई प्रॉपर्टी, लंबी समय से प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारा झगड़ा हो रहा है, विवाद हो रहा है। इस विवाद से 2026 में बचा जा सकता है? पेरेंटल प्रॉपर्टीज नहीं मिलती लोगों की, खरीदी हुई तो छोड़ दीजिए, ऐसे तो बहुत केस आते हैं। अगर आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी कहीं अटकी हुई है और बहुत ज़्यादा समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा उपाय मैं बता रहा हूँ, जिसको भी ऐसी समस्याएं चल रही हैं, स्पेशली जिन लोगों की प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही है, अपनी प्रॉपर्टी फिर भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अचूक उपाय। अगर कोर्ट में आपको कोई भी परेशानी हो रही है, कोर्ट केसेस आपके बंद नहीं हो रहे हैं, छूट नहीं रहे हैं, पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, जो कमाते हैं सब कोर्ट केसेस में चला जाता है, ऐसे लोगों के लिए बहुत अचूक उपाय मैं बता करके जा रहा हूँ। क्या करना है ऐसे लोगों को? आपको 7 बादाम रोज घर से लेने, एक साथ बादाम ले आइएगा, 250 ग्राम, आधा किलो आप लाके घर में रख लो, उसमें से 7 बादाम रोज लेने। किसी भी सोमवार से आप ये उपाय शुरू कर दो। शिव जी के मंदिर जाना है, वहां चढ़ाने 7 बादाम, उसमें से 1 बादाम वापस घर ले आना है, 6 वही छोड़ देना है। आराम से हो सकता है। जिस दिन शुरू करें उससे 41 डेज तक ये उपाय लगातार करना है। शर्त यह है कि शिवजी के मंदिर जब आप घर से जाएंगे तो नंगे पैर जाएंगे। ठीक, भाव जरूरी है, थोड़ा कष्ट शरीर को जरूरी है, वो आप करिएगा। आप जाइए, 1 बादाम वापस ले आइए, उसको ला करके घर के मंदिर में रख दो। ऐसा आप 43 डेज करें। 43वें दिन वो 43 बादाम इकट्ठे हो जाएंगे, वो उठा करके आप किसी नदी में जल प्रवाह कर दीजिए। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगले 3 महीने में केस, कोर्ट के जो केसेस है वो आपके फेवर में आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। अगर आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी का हक नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं चीज़ें, आपके रास्ते जो हैं खुलने शुरू हो जाएंगे, चीज़ें आपके फेवर में आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी 100%। अच्छा, कोर्ट केस के लिए भी यही उपाय है? बहुत प्रबल उपाय है, बहुत प्रबल। जिसने किया है, कई लोगों की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी डील जो फंसी हुई थी वो निकल गई। कई लोगों को तो 6-7 दिन में लाभ हो जाता है इसके उपाय से। लेकिन उपाय पूरा करना है, छोड़ना नहीं है बीच में। ऐसा नहीं लाभ हो गया तो अब भगवान कौन, हम कौन, नहीं भाई, प्रभु को याद रखो, करने वाले वही हैं, वही करेंगे, तो ये याद जरूर रखना। सेहत से जुड़े लाभ पाने के लिए कुछ उपाय? हाँ, अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, देखिए जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं घर में, स्पेशली फीमेल की मैं बात करूं, जो घर में होती हैं, महिलाएं ज़्यादा होती हैं इंडिया में घर में आज भी, एक बहुत ख़राब आदत उसको मैं कह सकता हूं, उसको हमें बदलना होगा। किसी की गलती उसमें नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही लोग करते आ रहे हैं तो वो लोग भी करते हैं। मैंने अक्सर देखा है घर की किचन में आपकी दवाइयाँ रखी होती, स्पेशली महिलाओं की। उनको लगता है कि हैंडी रहेगा, किचन के काम करते करते वहीं से दवाई खा लेंगे। घर के फ्रिज के ऊपर दवाइयाँ रखी होती हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जब तक आपकी दवाइयाँ आपके किचन में, आपके फ्रिज के ऊपर या आपके बेड के ऊपर रखी रहेंगी, तब तक आपकी दवाइयाँ बंद नहीं होंगी। ये लिख लो, ये नोट कर लो, चाहे थोड़ी चले या ज़्यादा। अपने बेड पर दवाई रखनी बंद कर दो भाई, वो सोने की जगह है, वो मेडिकल स्टोर नहीं है आपका। आप अपने किचन में दवाई रखना बंद कर दो, आप अपने फ्रिज के ऊपर दवाई रखना बंद कर दो। दवाइयों के लिए एक प्रॉपर अलमीरा में, आपका जो भी जगह है बनाई हुई है आपने, वहाँ प्रॉपर एक बॉक्स में डाल करके रखो, कोई दिक्कत नहीं। आप जिसके घर में दवाइयाँ ज़्यादा फैली रहती हैं उसके घर में कभी दवाई बंद नहीं होती। ऐसा बहुत घरों में देखता हूँ मैं। वाइफ की अलग दवाइयाँ हैं, हस्बैंड की अलग, बच्चे की अलग, जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी अलग, और पूरे घर में दवाइयाँ ही दवाइयाँ होती हैं। फिर आप देते रहो डॉक्टर को, सारा पैसा वहीं जाएगा, गारंटी से लिख के दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये सुधार लो कि अपनी दवाइयों को एक उचित स्थान पर रखना शुरू करें। दूसरी चीज़, ये ना सोचें कि 1 मिनट का आलस होगा, मुझे उठ के जाना पड़ेगा, प्लीज़ ये करना है। दूसरी चीज़ क्या करना है, अगर बहुत ज़्यादा मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, एक थोड़ी सी तुलसी की जड़ अगर कहीं मिल जाए, आराम से मिल जाती है, घर में भी तुलसी का पौधा एक न एक समय पर सूखता ही है, जब सूखे तो उसकी जड़ आप ले सकते हैं, उसको अपने गले में आप धारण कर लें। किसी भी नॉर्मली आप धागे में पिरो करके, जैसे भी आप करना चाहें वो आप अपने गले में धारण कर लो। ये जो उपाय करना है आपको थर्सडे को करना है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपके हेल्थ इश्यूज घटने शुरू हो जाएंगे। और अमूमन ये चीज देखी है मैंने, ये जो आप दवाइयाँ ना इधर उधर पड़ी रहती हैं। यही कारण है। अगर ये सुधार लिया, मैं निश्चित कह रहा हूँ दर्शकों से, ये कमेंट करके सब लोग बताएंगे कि 2 महीने के अंदर उनके दवाइयों के खर्चे डाउन आए। हाँ, रात को सोते हुए खाई और वहीं रख दी। वो नहीं करना है भाई, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है।
वही मैं कह रही हूँ ना, इतने छोटे छोटे उपाय हैं यार, मैं खुद ही नहीं करती, आपको क्या बोलूँ लेकिन मैं करूंगी अब, क्योंकि इतने अच्छे से उपाय हैं और बहुत ही छोटे हैं, तो उससे अगर कोई फायदा हो रहा है तो क्यों नहीं करना है, वो तो बिल्कुल। करना ही पड़ेगा। लाखों लोगों को हुआ है। मैं अकेला ज्योतिष नहीं, और भी बहुत ज्योतिष हैं। ज्योतिष के माध्यम से लाखों लोगों को फायदा हुआ है। हाँ, अब जैसे आप कह रहे हैं कि ये सब चीजें जो मैं कह रही हूँ कि ये हम लोग करते हैं, बिल्कुल। ऐसी कुछ और भी चीजें हैं जो हम अमूमन करते हैं लेकिन हमें बचना है उससे। आपके घर में आपके कॉर्नर साफ नहीं मिलेंगे, आपके सोफे के और बेड के नीचे गंदगी मिलेगी। हाँ, प्लीज उसको साफ करना शुरू करो। बेड रोज नहीं खिसक सकता ना मैं सर। समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। सप्ताह में एक दिन तो करो, अच्छा ठीक है। जरूर करो, और उसके नीचे नमक के पानी का पोछा लगाओ। अच्छा, हम दिवाली बेड हटाते हैं भाई, ऐसे नहीं चलेगा। हमारे घर के कॉर्नर्स में सोफे के पीछे देखो गंदगी जमी होती है, बच्चों की बॉल पड़ी होंगी, खेल टॉयज पड़े होंगे टूटे हुए, ये सब नहीं होना चाहिए। ये होगा तो वहां राहु एक्टिवेट हो जाएगा, और जहां राहु ज्यादा एक्टिवेट होगा पैसा नहीं टिकेगा, वहां रिश्ते नहीं टिकेंगे, वहां सेहत खराब रहेगी, वहां बच्चों को डिप्रेशन रहेगा, वहां बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ेंगे, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कहीं ना कहीं आप अलगाव की स्थिति देखेंगे। उसका बहुत बड़ा कारण है भाई। प्लीज अपने घर के कॉर्नर्स को साफ रखना शुरू कर दो। अपने बेड के नीचे, सोफे के नीचे झाड़ू निकाला करो रोज। कोशिश करो भाई, अगर आपका हाथ नहीं जाता, एक झाड़ू में कोई डंडा बांध लो लंबा सा, कितनी देर लगती है? झाड़ू तो रोज निकाल ही सकते हो कम से कम, वो तो करना शुरू करो। और सप्ताह में एक दिन वो बेड और सोफा हटाओ, नमक के पानी का पोछा लगाओ। आप विश्वास कीजिए कि आप 6 महीने के अंदर इतनी पॉजिटिविटी घर में देखेंगे। कई लोग आते हैं, मेरे घर में जाने का मन नहीं करता, उनको हमने ये उपाय करवाया, आज वो कहते हैं कि मेरा घर में ऐसा बहुत मन लगता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है। करिए, 100% आपका जीवन बदल जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि 2026 में एरोप्लेन क्रैश और इस तरह की घटनाएं होंगी, है ना, एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं, प्रलय आ सकती हैं। कोई ऐसे उपाय हैं जो हमें सफ़र करने से पहले करने हैं और जिन चीज़ों से बचना है, ये नहीं करना है? भगवान की आज्ञा लेकर के जाइएगा सबसे पहले। देखिए, बचा कौन सकता है? प्रभु। दूसरा, इस दुनिया में कोई ज्योतिष, कोई बाबा, कोई तांत्रिक आपको नहीं बचा सकता। अगर किसी प्रॉब्लम से कोई बचा सकता है तो केवल भगवान है। और ज्योतिष का काम यही होता है कि आपकी कुंडली के अनुसार आपको भगवान से जोड़ दे, बस इतना कार्य है किसी भी ज्योतिष का। उससे ज़्यादा कार्य ज्योतिष का है ही नहीं। गणनाएं करना है और आपको बता देना कि आपके लिए सही रास्ता क्या है। तो सबसे पहले तो आप भगवान से प्रार्थना करिए, उनको साथ लेकर के जाइए, प्रभु आप भी मेरे साथ चले, बहुत अच्छा रहेगा। आपका भाव अगर सच्चा है तो मैं कहता हूँ भगवान जाएंगे आपके साथ। इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ, एक व्यक्ति बचा ना, कुछ तो रहा होगा तमन्ना जी, वरना इतने लोग मर गए वो एक बचा, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ तो होगा, कुछ तो प्रभु कृपा है, हम नकार नहीं सकते। कहते ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। प्रभु को बचाना था उसको, तो उन्होंने बचा लिया ना। सोचो, पायलट वो तो एक्सपर्ट होते हैं, वो तक नहीं बच पाए, लेकिन वो एक व्यक्ति बच गया, तो कुछ तो रहा होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भगवान को नमन करके घर से निकलिए, भगवान से आज्ञा लेकर के निकलिए। आप करेंगे तो 100% कोई परेशानी आपके ऊपर नहीं आएगी, ये दावे के साथ कहता हूँ। और क्या चीज़ अवॉइड करनी है? अपने खराब कर्मों को अवॉइड कीजिए हमेशा। बस अगर आपने ये कर लिया, किसी का दिल ना दुखे आपसे, किसी का अहित ना हो, किसी का बुरा ना हो, किसी की बद्दुआएं मत लेना। मैं ज्योतिषियों से भी कहता हूँ जो नए नए ज्योतिष बन रहे हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, 2 पैसे कम कमा लेना, लेकिन किसी की बद्दुआएं मत लेना। ये कर्म है, ये पीछा नहीं छोड़ते तमन्ना जी, ये भोग करके जाने पड़ेंगे और 100 गुना भोग करके जाने पड़ेंगे। ये मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, और शास्त्रों में ये सब लिखा है, वर्णित है। वो तो नरक स्वर्ग वो सब बाद की बातें हैं, पहले यहीं भोग करके जाने पड़ेंगे। और जब भोगोगे ना 100 गुना ज्यादा, तो पता चलेगा, तब याद आएंगी चीजें। कितने लोग होते हैं, मैं एक इंस्टेंस बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा इंस्टेंस है। एक व्यक्ति से मेरी चर्चा हो रही थी, तो उसने कहा, गुरुजी अभी मैं जिस लिफ्ट में था वो लिफ्ट गिर गई। कह रहा, मेरे को मेरे सारे पाप याद आ गए थे। सोचो, सबसे पहले क्या याद आया? पाप। तो भाई प्लीज, पाप करने ही क्यों हैं? अभी आपने बोला कि मैं ज्योतिषियों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ ना। आजकल मैं देख रही हूँ कि ज्योतिषियों में भी आपस में बड़ा वो चल रहा है, एक दूसरे को गलत बोलना। कुछ ऐसे हैं महानुभाव जो ऐसे शब्द, अच्छे शब्द नहीं बोल रहे। मैं टू बी वेरी फ्रैंक, ऑनेस्टली तमन्ना जी, मैं यहाँ पर आपको टोकना चाहूंगा, फिर वो पढ़े लिखे ज्योतिष नहीं है। पढ़े लिखे ज्योतिषियों में कोई टकराव है ही नहीं। पढ़े लिखे ज्योतिष नहीं, और ऐसे शब्दों का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं? पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होंगे। देखिए,
हम हमारी अपब्रिंगिंग कैसी रही, हम किस माहौल में पले बड़े, हमारी एजुकेशन कैसी है, उस पर निर्भर करता है। अगर हम एजुकेटेड नहीं है तो फिर वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन पढ़े लिखे ज्योतिषियों में कोई टकराव नहीं है। मैं कम से कम 500 ज्योतिषियों को जानता हूँ भारतवर्ष में, जिनसे मेरी बात होती है कभी ना कभी, जिनसे मेरा रिश्ता है, जिनसे मेरी बैठुठ है। लेकिन अब मेरे साथ कोई ऐसा ज्योतिष की तो नहीं पटेगी कि ज्योतिष है नहीं, केवल हवाबाजी करता है। अब मेरे साथ मैं कई ज्योतिष ऐसे हैं जिनसे हम फोन पर जब हम गणनाएं करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो अकेले नहीं करते। कई ज्योतिषियों के हमारे हम फोन पर रहते हैं, घंटों घंटों एक एक चीज पर डिस्कस करते हैं, तो हमारे बीच कोई विरोध नहीं है। हाँ, मैं भी बहुत लोगों का विरोध करता हूं, लेकिन उनका जो गलत करते हैं। अब कोई कह रहा है कि आप रात को चुटकी बजा के सो जाओ, 3 बार सुबह धनवर्षा हो जाएगी, तो मैं कैसे सपोर्ट कर दूं भाई? शास्त्रों में है ही नहीं ऐसा कुछ। अब उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े तो ये मेरी गलती तो नहीं है। कोई कह रहा है स्विच वर्ड बोल लो, अरे भाई क्या होता है स्विच वर्ड? कहां से आया? कि हम इटली गए वहां से ले आए, कल को आप जर्मनी जाओगे वहां से ले आओगे, परसों चाइना जाओगे वहां से ले आओ। क्यों भारतवर्ष में या हमारे शास्त्रों में कोई कमी रह गई थी क्या? लेकिन प्रॉब्लम कहां है कि उन्होंने शास्त्र पढ़े ही नहीं। अब शास्त्र नहीं पढ़े तो क्या करेंगे? यही सब बताएंगे, यही सब ड्रामे करेंगे। तो शास्त्रों का पढ़ना बहुत जरूरी है ना। जिन्होंने पढ़े उनके बीच में कोई विरोधाभास नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। हाँ नहीं, विरोधाभास तो नहीं है, लेकिन हाँ भाई एक कोई अतार्किक बात करेगा, शास्त्रों के विरुद्ध बात करेगा, तो मेरा कार्य है बोलना। मैं तो बोलूंगा और डंके की चोट पर बोलूंगा। और गलत मतलब है। मुझे तो लगता है कि सनातन के खिलाफ एक प्रचार है, दुष्प्रचार। मतलब आप अपने बच्चे को ये नहीं कह रहे कि आप सुबह भगवान का नाम लो, आप कह रहे हो स्विच वर्ड बोलो। तो मतलब आप तो हमारी संस्कृति से हमारे बच्चों को विमुख कर रहे हो। कोई कह रहा है कि शुक्रवार को शराब पियो तो शुक्र अच्छा हो जाएगा। मतलब आप तो हमारे बच्चों को, आप हमारी पीढ़ियों को क्या सिखा रहे हो? आप तो बिगाड़ रहे हो भाई। तो वो ज्योतिष कैसे हो सकते हैं? आप कैसे उनको ज्योतिष मान सकती है? मैं तो नहीं मान सकता। और मेरे जैसे हजारों ज्योतिष हैं जो नहीं मानते, नकारते हैं सिरे से। केवल अपने आप को डिफरेंट दिखाने के लिए कुछ नहीं बोलना है। आपको ये सोचना होगा कि आपका बोला हुआ एक शब्द गलत परंपरा बन सकता है और जिसका भुगतान हमारी पीढ़ियां करेंगी। बिल्कुल। आज भी मुझे आज तक वो शख्स नहीं मिला जिसने कहा है कि महिलाओं को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? पहले मैं भी सुनती थी ये। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? समझ में नहीं आता। कहां लिखा है बताओ? कि शास्त्र में वर्णन है, जो सतबार पाठ करे कोई, छूटे बंदी वहां सो कोई। वहां तो नहीं लिखा जो नर या जो नारी। तो प्रॉब्लम वही है, ये लोग गलत परंपराओं को बना रहे हैं, ये हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं, ये लोगों को सनातन के विरुद्ध लेकर के जा रहे हैं। हमारी संस्कृति स्विच वर्ड बोलने की नहीं है तमन्ना जी। हमारी संस्कृति सुबह उठते ही हम क्या करते हैं? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये हमारी संस्कृति है। हम सुबह उठते हैं तो धरती माँ को प्रणाम करते हैं, हम सुबह उठते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, नादो करके सबसे पहले मंदिर में दीपक जलाते हैं, भगवान की आरती भजन करते हैं। ये हमारी संस्कृति है। ये हमारी संस्कृति नहीं है कि आप बेड पे बैठे हो स्विच वर्ड बोल लो, धन वर्षा होगी। अरे भाई क्या बेवकूफ बना रहे हो लोगों को? क्यों बना रहे हो? बंद करो ये आडंबर। शास्त्रों को पढ़ो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो प्लीज अब पढ़ो, मैं निवेदन करता हूं। अगर आपको दिक्कत है, परेशानी है पढ़ने की, तो मुझे बताओ, मैं बहुत सारी जगह बता दूंगा जहां अच्छी जगह आज भी पढ़ाई होती है। ठीक है, चलिए अब जाते जाते एक्सक्लूसिव भविष्यवाणी, एक्सक्लूसिव रेमेडी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले कुंडली जिसको भी दिखाओ, बहुत सोच समझ के दिखाना। मैं ये नहीं कहता मेरे पास आओ, मेरे से बड़े बड़े विद्वान भारतवर्ष में, किसी भी अच्छे ज्योतिष के पास जाना जो वैदिक ज्योतिष की बात करे, जो शास्त्रों की बात करे। ये फालतू के आडंबरों में प्लीज मत फंसना। बहुत एक्सक्लूसिव चीज बता रहा हूं ये मैं, क्योंकि लोग फंस जाते हैं। तमन्ना जी, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो ज्योतिष में बर्बाद हो चुके, कहते हैं गुरुजी कई लाख रुपए कर्जे लेके लगा दिए, कुछ नहीं हुआ, और जब मेरे पास आते हैं तो रो रहे होते हैं, लिटरली रोते हैं। तो मेरा दिल भी रोता है कि कौन थे वो ज्योतिषी जिन्होंने आपको ठग लिया इतना बड़ा। मतलब क्षमा कीजिए, ठीक है, पूजा पाठ उपाय वो सब अलग चीजें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को खत्म कर दो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज बंद करो ये सब। ये हमें समझना होगा, ये दर्शकों को भी समझना होगा कि उन्हें किसके पास जाना है, किसकी बात पर यकीन करना है, किसकी नहीं। दर्शकों को ये देखना है कि ये चीज प्रैक्टिकल है या नहीं। अगर कोई कह रहा है कि आप एक तेज पत्ते पर ये नंबर लिख दो, उसको जला दो कपूर से और आपके कर्जे उतर जाएंगे, क्या ये प्रैक्टिकल है? नहीं है। इसमें आपने कहीं भगवान का नाम लिया? नहीं लिया, तो कैसे उतरेंगे? संभव ही नहीं है। तो दर्शकों को ये समझना होगा, ये बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूं। दूसरा, आपने बात की रेमेडीज की, क्योंकि एक्सक्लूसिव रेमेडीज, एक महा उपाय मैं देकर के जा रहा हूं। नया साल आ रहा है, जिसने करा पूरा वर्ष कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिख लो। महा उपाय क्या करना है? एक चंदन की लकड़ी शुद्ध अगर कहीं मिल जाए, किसी शिवजी के मंदिर में 1 तारीख को, 1 जनवरी को चढ़ाया ना।
नहीं चढ़ाओ तो जिस दिन पहला नवरात्रा शुरू हो उस दिन चढ़ा देना, संवत्सर के हिसाब से जैसे आपका मन हो वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। शुद्ध चंदन की लकड़ी हो, वहां आप चंदन घिस करके लोग भगवान को अर्पण करते हैं। अगर वहां वो घिसने वाला जो पत्थर टाइप होता है वो ना हो तो वो भी चढ़ाया। विश्वास कीजिएगा वो चंदन वहां रहेगा, लोग घिस करके प्रभु पर अर्पण करेंगे और उसका फल कहीं ना कहीं आपको मिलता रहेगा। चलिए, अब जाते जाते एक और सवाल मेरे जहन में आ गया। आपने 1 जनवरी की बात की, 31 दिसंबर को अक्सर हम लोग पार्टीज करते हैं, वेलकम टू 2026 ये सब करते हैं। अब आप सनातन की बात कर रहे हैं, अपना नए साल की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, क्या करें 1 तारीख को सबसे पहले कि आपका पूरा साल पॉजिटिविटी से भरा रहे? क्योंकि कहते हैं जो 1 तारीख को करो आप पूरा साल करते हो। तो अच्छी चीज है ना, अच्छे कार्य करो भाई। वैसे तो देखिए 1 जनवरी हमारा नववर्ष है ही नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, हम तो 2083 की बात करते हैं, हम प्रथम नवरात्र की बात करते हैं। और सोचिए कितना पवित्र हमारी परंपराएं हैं कि जिस दिन हमारा नववर्ष शुरू होता है उस दिन हमारा पहला व्रत होता है। हम कितने सात्विक होते हैं, हम कोई अशुद्ध आचरण नहीं करते, कोई गलत आचरण नहीं करते, और क्या करते हैं, माँ की पूजा अर्चना, उनकी आराधना करते हैं। कितना पवित्र है। वहीं लोग, आप अंग्रेजी नववर्ष की बात कर लो, वहां क्या होता है, पार्टीज होती हैं, ड्रिंक्स होती हैं, क्या कहाँ जा रहे हैं हम। ठीक है, आप जैसे जिसकी लाइफ है आप करिए, मैं किसी को रोकता नहीं भाई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कोशिश करें कि अपने पहले दिन की शुरुआत हमेशा पॉजिटिविटी से करें। पॉजिटिविटी जीवन में बड़ी ज़रूरी है समन्ना जी। अगर थोड़ी सी नेगेटिविटी एक बार आपके दिमाग में घर कर गई, विश्वास कीजिए वो पूरे जीवन आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी आप समझ भी नहीं पाएंगे। लोग डिप्रेशन में एक दिन में नहीं जाते तमन्ना जी, सालों लगते हैं। पहले कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है, इग्नोर करते हैं, नहीं मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे उनको पता भी नहीं चलता कब जा करके वो स्टेज आ जाती है। बस हमें वही समझना है, और वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो प्रॉपर अपना ध्यान रखिए, ट्रीटमेंट लीजिए, कोई प्रॉब्लम है फालतू के झमेलों में मत फंसिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। अपनों के सिवा जीवन में कोई और दूसरा कभी काम नहीं आता है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आप इतनी अच्छी बात कर ही रहे हैं तो मुझे मकर संक्रांति का भी बता दीजिए। हाय मकर संक्रांति आने वाली है अभी। हाँ, वो बता दीजिए मकर संक्रांति में क्या करना चाहिए, और मकर संक्रांति इस बार क्या लेके आ रही है? मकर संक्रांति का जो पर्व है वो दान का पर्व है। उस दिन खिचड़ी दान, वस्त्र दान, यानी अन्न दान, वस्त्र दान। पहले तो मकर संक्रांति को अगर हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर कर लेना भाई। ठीक है, नहीं कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, घर में पहले गंगा जल फिर जल, कहते हैं गंगा जल में जो डालते हैं वो गंगा जल बन जाता है, उससे आप घर पे स्नान कर सकते हो। ठीक है, वो करने के बाद आप उस दिन धन का दान करें, पैसे का दान करें, जो भी आप कर सकते हैं, खाने का दान करें यानी फूड जो भी आइटम्स होते हैं, या फिर आप कपड़े का दान करें, कुछ ना कुछ दान जरूर करें। और एक मकर संक्रांति का विशेष उपाय बता के जा रहा हूं, जिन लोगों को स्पेशली पैसे की बहुत ज्यादा समस्या है या कर्जे की, या जिनके पेरेंट्स के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं है, उनके लिए महा उपाय है। मकर संक्रांति के दिन 1.25 किलो गुड़ अपने हाथ से आप किसी नदी में जाकर के जल प्रवाह कर देना, किसी भी समय, दिन के समय जब सूर्य देव के दर्शन हो रहे हो। ठीक है, सूर्य की तरफ मुख करके कर दें तो और अच्छा रहेगा। बस ये उपाय मकर संक्रांति के दिन कर देना, विश्वास कीजिए पूरे वर्ष आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो चलिए, हम भी यही चाहते हैं कि आपका पूरा साल जो है खुशियों से भरा रहे, और हर एक दिन जो है वो नई ऊर्जा के साथ हो, पॉजिटिविटी के साथ हो, सकारात्मकता के साथ हो, और नकारात्मकता दूर दूर तक कहीं आपको दिखे भी ना। हमारी यही आपसे गुजारिश है कि जो भी उपाय बताए गए हैं उन उपायों को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं फिर से कहूँगी कि ना हींग लगे ना फटकरी, रंग भी चोखा, वैसे उपाय हैं। आपका कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा सा समय 1, 2, 5 मिनट सोच लीजिए, क्या होते हैं 24 घंटे में 5 मिनट दे दीजिए अपने आप को, और ये 5 मिनट आपके लिए कई सालों तक, मैं कहती हूँ ताउम्र हो सकता है कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो। तो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर ही सकते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, यहाँ पर आए और इतनी अच्छी रेमेडीज़ और साथ ही साथ सनातन का परिचय जिस तरह से आपने दिया वो बेहद खूबसूरत लगा। आपका बहुत आभार, और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। अपना ध्यान रखिएगा, सब लोग बहुत खुश रहिएगा। नमस्कार। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.